हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लिमिट। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो कैलकुलेट करना है। साइन ऑफ बॉक्स ऑफ cos x 1 प्लस बॉक्स ऑफ cos x। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि cos का अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर cos का ग्राफ -π/2 से +π/2 में कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पर जीरो पे cos का वैल्यू जो है वो 1 है ना। अगर हम लोग जीरो से जस्ट ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो जीरो से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे cos x का जो वैल्यू है वो 1 से जस्ट छोटा होता है, और अगर जीरो के लेफ्ट में जाए तब भी जो cos x का वैल्यू वो 1 से स्लाइटली छोटा होगा, है ना। तो इसका मतलब cos ऑफ x इज़ लेसर देन 1 से जस्ट स्लाइटली छोटा है इन द नेबरहुड ऑफ 0। तो इस केस में कोई ऐसा नंबर जिसका वैल्यू जस्ट जस्ट 1 से छोटा हो, अगर उसका हम लोग बॉक्स लेते हैं तो वो 0 होता है। अब अगर हम लोग इसकी लिमिट ले ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अब इसका लिमिट जो है बॉक्स वैल्यू जो है 0 आ चुका है। नाउ 1 प्लस 0, तो ऊपर में साइन 0 में 0 आएगा तो 0/1 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। लेकिन थोड़ा सा बच्चे को सतर्क होना है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे जो है बाय मिस्टेक सॉल्व करते हैं और रूल्स का गलत इस्तेमाल करने की वजह से ऑप्शन डी आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा वार्निंग है कि इसको ज़रा सा आप ध्यान में रखें। मान लो कि आपको एक लिमिट निकालना है, और वो लिमिट किसका निकालना है, कॉम्पोजिट फंक्शन का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो जब डी एक्स फंक्शन का, तो उसका वैल्यू आ रहा है आल एल। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो इसका लिमिट एफ ऑफ एल प्रोवाइडेड ये जो बाहर वाला आउटर फंक्शन है इसको कंटिन्यूअस होना होगा। एफ इज कंटिन्यूअस एट एल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना है। मतलब इनर फंक्शंस का जो वैल्यू आता है उस वैल्यू पे आउटर फंक्शंस को कंटिन्यूअस होना होगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर बच्चे ऐसा करते हैं कि cos x जो फंक्शन है उसका वो लिमिट ले रहे cos x फंक्शंस का, ध्यान से सुना, अगर कोई यहाँ पर cos x फंक्शन का लिमिट लेता है तो वो लिमिट कितना आ जाएगा, 1। अब 1 पे ये जो आउटर फंक्शन है बॉक्स, क्या बॉक्स x फंक्शन, क्या ये बॉक्स फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बॉक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। हर इंटीजर पे बॉक्स एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आपका अंदर वाला लिमिट, अगर आपने लिमिट अंदर से लगा दिया ये इनर फंक्शन में, तो आपका वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x 1 आ जाएगा। तो ये एल की तरह काम करेगा। अब ये 1 पे ये बॉक्स फंक्शन जो है आउटर फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस है, आंसर है नो। तो फिर आप अंदर से लिमिट नहीं लगा सकते। अगर कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती अंदर से लिमिट लगा देता है cos x पे, तो उसका फिर आंसर कैसा आ जाएगा, कहाँ एरर होगा, देखो आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, और ये यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 लगा दिया है, और बॉक्स ऑफ 1 उसके हिसाब से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ही बॉक्स ऑफ 1 तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ जाएगा, sin 1/2, जो कि गलत आंसर है। क्यों, आपने अंदर पे लिमिट लगाया cos x के ऊपर, लगाने से आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। अब 1 जो है ये आउटर फंक्शन जो है बॉक्स, इसका वैल्यू होगा तब जब आपका ये आउटर फंक्शन बॉक्स जो है 1 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन 1 एक इंटीग्रल पॉइंट है जहाँ पर आप लिमिट नहीं ले सकते, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस फंक्शंस का जो लिमिट है कैलकुलेट करना है बाहर से। आप डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 cos x नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बॉक्स फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल पॉइंट पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि cos x का वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ 0 1 से छोटा होता है, तो पहले आप इसका बॉक्स को कैलकुलेट कर ले।
मान लो ऐसा कोई केस है जहाँ पर आप इनर फंक्शंस का वैल्यू कैलकुलेट किए और बाहर में बॉक्स लगा हुआ है, लेकिन इनर फंक्शंस का वैल्यू 0.5 आ रहा है, तो फिर आप बॉक्स ले सकते हो, क्योंकि कोई भी इंटीग्रल पॉइंट अगर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट्स आता है, मान लेते हैं कि 9.2 आ रहा है, तो फिर आप उसको ले सकते हो और बाहर में बॉक्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे बॉक्स फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होता है। तो कहाँ पर लिमिट अंदर से लगाना है और कहाँ लिमिट बाहर से लेना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनर फंक्शंस का जो भी वैल्यू आएगा लिमिट लेने पर, यहाँ पर एल आ रहा है, तो अगर आपका आउटर फंक्शन उस एल पे कंटिन्यूस है तो फिर आप डायरेक्टली लिमिट इनर फंक्शंस का ले सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसा कैलकुलेट करना है और यही करेक्ट मेथड है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये लिमिट जो है इक्वल टू एल है, लेकिन एल ज़ीरो नहीं है, तो फिर आपको इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो मैं n इज इक्वल टू 1/y रखता हूँ। तो इफ़ n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी देन वी नो दैट y टेंस टू 0+। अब इसका लिमिट चेंज कर देने से ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट y टेंस टू 0+, e 1 - y होल पावर 1/y -1, देन ये n का वैल्यू 1/y, तो ये हो जाएगा y टू द पावर -α, ठीक है ना। अच्छा, लिमिट y टेंस टू 0+, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। यू नो दैट एनी t यू कैन राइट एज e टू द पावर log ऑफ t बेस e। तो यहाँ पर कोई भी t को आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड t शुड बी द पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो है e के पावर पे लिख सकते हैं, ये होल क्वांटिटी को। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, e टाइम्स ऑफ ये वाला पूरा हो जाएगा e टू द पावर log, और इसका बेस लेना है e, और इनपुट में इसको डाल देते हैं 1 - y होल पावर 1/y। तो log का एक प्रॉपर्टी है, जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/y -1। देन वी हैव y टू द पावर -α। तो नाउ लिमिट y टेंडिंग टू 0+, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इंटू, अच्छा यहाँ पर अगर log का एक्सपेंशन कर दिया जाए e टू द पावर 1/y, देन यहाँ पर मैं log को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको बताया था कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हो जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है इस टाइप का, तो हमेशा एक्सपेंशन करना है, सीरीज़ में एक्सपेंड कर देना है। तो यहाँ पर log में अगर एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा, -y, देन -1/2 y² -1/3 y³, इन दिस वे ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट, लिमिट y टेंस टू 0+ e टाइम्स ऑफ, अगर मैं यहाँ y से डिवाइड कर दूँ तो अब लिमिट कैसा दिखेगा, -1 -1/2 y -1/3 y², इन दिस वे अप इन्फिनिटी, देन -1। नाउ y टू द पावर -α, अगर ये e को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट वी गेट, पावर में एक +1 ऐड हो जाएगा, e से मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट 1 पावर एज ए +1। तो नाउ ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट y टेंस टू 0+, here we have e पावर -1/2 y -1/3 y², then -1 and -1, and then y पावर -α। अब यहाँ पर एक कंडीशन से देखिए कि यहाँ जो लिमिट आ रहा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मान लेते हैं कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 क्या होगा, देखो अगर अल्फ़ा को 0 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर बिकम्स 1, तो डिनोमिनेटर पे 1 आ गया, और यहाँ पर y को अगर 0 पे टेंस करवाएंगे तो ये सारा वैल्यू जो है
आपका जो है 0 हो जाएगा। तो ऊपर में आएगा e पावर 0 दैट इज़ ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंशन है लिमिट 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि आप अल्फ़ा को 0 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। -1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर y को मैं 0 पे टेंड करवाता हूँ तो न्यूमरेटर में मेरा 0 आ रहा है, तो मुझे डिनोमिनेटर पे भी 0 चाहिए, सो दैट लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। 0/0 फॉर्म लाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू -1, तो -1 + 1, तो यहाँ पर y का पावर 1, y 0 लेने से 0, y का पावर अगर कोई अल्फ़ा इक्वल टू -2 भी लेता है तब भी 0 होगा। तो y वी आर चूजिंग -1। क्यों मैं -1 चूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है अगर मैं अल्फ़ा को -1 लेता हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा को -1 बैठा देते हैं तो आपके पास यहाँ पर y पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल अगर यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अगर यूज़ कर देते हैं तो y टेंस टू 0 प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y का जो पावर है पहले आपको उसको एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद इनटू ये पावर का डेरिवेटिव करना है, तो ये आएगा -1/2 देन -2/3 y। इन दिस वे ये चलता रहेगा। ये -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अगर यहाँ पर मैं y को 0 पे टेंस कराऊँ तो ये e पावर 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1। ये सब सारा टर्म y वाला 0 हो गया, सिर्फ -1/2 न्यूमरेटर से आएगा, तो आई एम गेटिंग -1/2, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं अल्फ़ा का वैल्यू -2 लेता हूँ, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर करने से अब अगर आप डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर एक टर्म आता 2y डिनोमिनेटर पे, और न्यूमरेटर पे मेरा सेम टर्म आता। अगर मैं y को 0 पे टेंस करवाऊँगा तो ऊपर मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, लेकिन डिनोमिनेटर पे कितना आ जाता 2 × 0, y का वैल्यू 0, तो ये फिर इन्फिनिटी हो जाता है, -इन्फिनिटी। लेकिन मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसी के लिए अल्फ़ा का वैल्यू -1 के अलावा कोई भी नेगेटिव इंटीजर इसमें हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है ना। कोई भी अदर्स वैल्यू के लिए नीचे में y रह जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, अल्फ़ा शुड बी -1 एंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी -1/2। इसका जो लिमिट है l वो -1/2 होगा और अल्फ़ा का वैल्यू -1 होगा। तो अल्फ़ा शुड बी -1 एंड एल वैल्यू -1/2। अब कैलकुलेट क्या करना है, 12 टाइम्स ऑफ एल माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ लिखते हैं 12, एल का वैल्यू -1/2 और अल्फ़ा का वैल्यू +1, तो 12 × ½ इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हो कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ओके ना, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।